लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी की एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि इल्तुतमिश के द्वारा अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नामित किया गया था। लेकिन जो तुर्क अमीर थे और उलेमा थे, उन्होंने एक महिला को जो है शासक बनाना जो है, या ये कहें महिला का शासन उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो उन्होंने जो है रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह था उसको सुल्तान घोषित किया। तो रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह था, उसके शासनकाल में उसकी जो माँ थी जिसका नाम शाह तुर्कान था, और उनके हाथों में ही जो है एक तरीके से जो है शक्ति, शासन की जो शक्ति थी वो रही, और वो एक महत्वाकांक्षी महिला थी। साथ में ही जो है एक तरीके से ये कहें कि वो षड्यंत्रकारी महिला भी थी, और जो जो दरबार था, जो सुल्तान का दरबार था, उसमें उनके द्वारा षड्यंत्र जो है रचे जाने लगे। ऐसी स्थिति में जो है दरबार में, या ये कहें जो साम्राज्य, जो दिल्ली सल्तनत था, वहां पर एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जिसको इल्तुतमिश ने, जिसको अपना वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया सुल्तान को, तो रजिया जो जो सुल्तान थी, उसने जो है इस स्थिति का फायदा उठाया उसने, और लाल वस्त्र धारण करके, जो एक न्याय की मांग के प्रतीक माने जाते थे, और दिल्ली की जनता को जो है शुक्रवार की जो सामूहिक नमाज होती है, वहां पर वो एकत्र गई और लोगों से अपील की। तो जो दिल्ली की जो जनता थी, उसने पहली बार जो एक तरीके से जो है शासक बनाने में अपनी भूमिका जो एक तरीके से निभाई, या ये कहें उत्तराधिकारी के प्रश्न पर पहली बार जो है दिल्ली की जो जनता थी उसने निर्णय लिया। तो रजिया जो सुल्तान का जो शासन काल रहा है, वो 1236 से 1240 तक रहा है। तो रजिया सुल्तान को जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था इल्तुतमिश के द्वारा, वो ग्वालियर विजय जो 1231 में इल्तुतमिश के द्वारा जो विजय की गई थी, उसमें उसको घोषित किया गया था। और उसने जो चांदी का टका, जैसा कि हमने बताया था कि इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए थे, पहले चांदी का टका जारी किया था और दूसरा तांबे का जीतल जारी जो किया था। उसने चांदी के टके पर अपनी जो पुत्री थी रजिया का, उसका नाम जो है उसने अंकित कराया था। चूंकि तुर्क जो अमीर थे और उलेमा जो थे, वो जो है रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे थे, तो इसमें विशेष रूप से जिनके नाम आते हैं, वो दिल्ली का जो है कोतवाल निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी था, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची और कबीर अयाज खां जैसे सूबेदार जो थे, उन्होंने रजिया सुल्तान का विरोध किया। लेकिन रजिया सुल्तान ने इन सभी के विरोध को जो है दरकिनार करते हुए उसने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान जो है पुरुष जो कोट और जो है टोपी पहनते थे, उसको दरबार में जो है उसने अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया और शासन कार्य का उसने संभालना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि जो तुर्क अमीर थे और उलेमा जो है उसके शासन को जो है एक तरीके स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में 1240 में सरहिंद के जो सूबेदार था अल्तुनिया, उसने विद्रोह कर दिया और अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। रजिया ने स्थिति को जो है एक तरीके से काबू में करने का प्रयास किया। उसने राजनीतिक और कूटनीति का सहारा लिया, और जिस अल्तुनिया ने विद्रोह किया उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा और उससे विवाह कर लिया। और दोनों की जो संयुक्त जो सेना थी, उन्होंने दिल्ली की ओर बढ़े। लेकिन जो बहराम शाह जो है दिल्ली का सुल्तान बन चुका था, उसने इनको पराजित कर दिया। और ये जो है पराजित होने के बाद जो है कैथल की ओर जो है हरियाणा, जो कैथल जो हरियाणा में पड़ता है, वहां की तरफ भागे। और 1240 में रजिया की और अल्तुनिया की जो डाकू थे उनके द्वारा जो है हत्या कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में रजिया का जो शासन काल है वो अल्पकालीन रहा, 1236 से 1240 तक ही रहा। 4 साल तक ही रजिया जो है शासन कर पाई। लेकिन इतिहासकार एल्फिंस्टन का मानना है कि क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि रजिया ने जो 4 साल में अपना जो शासन संभाला, बहुत अच्छी तरीके से संभाला। तो ऐसी उसके जो शासन काल को देखकर एल्फिंस्टन जो इतिहासकार हैं, उनका एक कथन है कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। तो कभी कभार ये कथन भी पूछा जाता है कि रजिया के बारे में ये किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया है, तो ये एल्फिंस्टन के द्वारा कहा गया है, एल्फिंस्टन के द्वारा। उसके बाद बहराम शाह 1240 से
1242 तक शासक रहा, ये जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। लेकिन चूंकि ये भी अमीरों ने इसको शासक बनाया था और अमीरों के द्वारा ही एक तरीके से कहा गया था कि शासन जो है सुल्तान जो है वो नाम मात्र का रहेगा, जो शक्ति जो है वो जो है एक तरीके से अमीरों के हाथ में रहेगी। तो अमीरों के हाथ में ही जो है शक्ति को संरक्षित रखने के लिए इसके शासनकाल में एक नए पद, एक नए अधिकारी के, ये कहें कि एक नवीन पद का जो है वो सृजन किया गया। और ये पद जो था वो नायके मुमलिकात का एक नवीन पद था। तो इसी के हाथ में ही जो सुल्तान की जो वास्तविक शक्ति थी वो जो है एक तरीके से जो पद बनाया गया था नायब मुमलिकात, तो उसके हाथ में ही रही। तो इस जो है इसके समय में, बहराम समय के समय अगर अब देखा जाए तो जो शक्ति के जो है एक तरीके से 3 स्रोत हो गए। तो जो पहला स्रोत जो था वो जो है एक तरीके से जो सुल्तान था वो खुद था, दूसरा जो वजीर था वो था, और तीसरा जो पद था वो नायके मुमलिकात, जिस व्यक्ति को पद दिया गया था। क्योंकि जो है जर्जिया के विरुद्ध जो सुल्तान एक तरीके से जो विद्रोह किया गया था वो सबसे पहले जो है वो एतगीन नाम का एक अमीर था उसके द्वारा किया गया था। तो नायब मुमलिकात का जो पद दिया गया था वो एतगीन को दिया गया। लेकिन जो एतगीन जो था एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसके द्वारा जो है जो सुल्तान के जो अधिकार होते हैं, अगर देखा जाए कि उस दौरान जो है सुल्तान जो है एक तरीके से अपने दरवाजे पर हाथी और एक नौबत को रखता था। तो वो जो अधिकार जो है जो एतगीन जो था उसके द्वारा भी रखे गए। तो अन्य जो अमीर थे उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। तो बहराम साहब को भी जो है एक तरीके से कुछ समय के बाद गद्दी से हटा दिया गया। और उसके बाद जो सुल्तान बना वो अलाउद्दीन मसूद शाह बना, जो 1242 से 1246 तक रहा। और इसके शासनकाल में भी जो समस्त शक्ति रही थी वो 40 दल के हाथ में रही। जैसा कि हमने पहले आपको क्लास में बताया था कि जो 40 दल का जो गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। इसमें इल्तुतमिश के जो विश्वास पात्र जो अमीर थे और जो गुलाम थे उनको मिला के उसने इस दल का गठन किया था। तो इस दौरान जो शक्ति रही थी वो भी जो है वो जो है 40 दल, जिसको तुर्कान चैलगानी कहा गया, उसके अधिकार में रही थी। अगर देखा जाए तो अब जो बलवन जो आगे जो शासक बनेगा उसने अपनी जो शक्ति थी जो है वो इसी के शासनकाल में धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। और अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलवन को जो है अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया था। तो मतलब अमीर ए हाजिब का जो पद होता था वो दरबार में शिष्टाचार को बनाए रखने का कार्य होता था। तो बलवन को अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया। तो विशेष तौर पर इसके शासनकाल की कोई जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। और 1242 से 1246 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद जो शासनकाल आता है वो नासिरुद्दीन महमूद का है। और इसका जो शासनकाल था वो 1246 से 1265 तक रहा है। और ये व्यक्ति जो है देखा जाए कि इसको जो सुल्तान तो बना दिया गया था, लेकिन जो सारी शक्ति थी वो तुर्क जो अमीर थे उनके शासनकाल में ही थी और इसने शासन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। तो इसी कारण इसका जो शासनकाल है वो काफी लंबा रहा। और ये धार्मिक स्वभाव का एक व्यक्ति था और खाली समय में जो इसकी जो आदत थी वो कुरान की नकल करने की आदत थी। और कुरान की नकल करके उसकी जो प्रतियां होती थी उनको बेचकर ही अपने परिवार का एक तरीके से जो पालन पोषण ये करता था। इसके शासनकाल में जो बलवन था जो है उसकी शक्ति जो है काफी बढ़ गई थी। और सारी जो शक्ति है एक तरीके से ये कहें कि जो सुल्तान की जो सारी शक्ति है वो बलवन के हाथ में आ गई थी। बलवन को ही नासिरुद्दीन महमूद ने जो है 1249 में उलूग उखा की इसके द्वारा उपाधि दी गई। और जो सेना का जो समस्त नियंत्रण था जो है वो बलवन के हाथ में दे दिया गया इसके द्वारा। 1265 में इसकी मृत्यु के बाद में नासिरुद्दीन जो महमूद था इसकी मृत्यु हो गई और बलवन जो है उसने अपने आप को जो एक तरीके से जो सुल्तान घोषित कर दिया और उसको अपना जो उसका उत्तराधिकारी अपने आप को घोषित कर दिया और अपने आप को सुल्तान बना दिया। तो अब महत्वपूर्ण शासक के तौर पर देखा जाए, अभी तक जितने भी शासक देखे आपने इल्तुतमिश से लेके बलवन से पहले तक, वो सारे जो शासक बनाए गए थे वो तुर्क अमीरों ने के द्वारा बनाए गए थे। तो ऐसी स्थिति में जब बलवन शासक बना तो
जो सुल्तान था उसकी प्रतिष्ठा जो थी वो काफी कम हो गई, और तुर्क अमीर जो थे वो काफी जो है महत्वाकांक्षी हो गए थे, और वो जो है सुल्तान को बनाने और बिगाड़ने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी। साथ ही अगर देखा जाए तो राजनीतिक स्थिति का भी जो है दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था, और जो क्षेत्र थे जिनको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा विजित किया गया था, उन्होंने भी जो है धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। साथ में है अगर राज्य की जो आर्थिक स्थिति को देखा जाए जो है वो भी काफी खराब हो गई। तो जब बलबन जो शासक बना, बलबन जो 1265 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, तो उसको एक राज्य की खराब स्थिति मिली, चाहे वो जो है राजनीतिक स्थिति के तौर पर देखा जाए या आर्थिक स्थिति पर देखा जाए। तो बलबन के द्वारा जो है, चूंकि बलबन हम देखते हैं कि बलबन ने जो है काफी समय से जो है वो जो दिल्ली जो सल्तनत से जुड़ा हुआ था, दिल्ली के अमीर के तौर पर वो था, तो उसके द्वारा ये सारी चीजें उसने देखी कि जो सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है वो काफी कम हो गई है, और उसका कारण जो था वो जो 40 जो दल थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बलबन के द्वारा सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई गई। तो इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण सरदार थे उनका जो है उनकी जो है अधिकांश जो थे महत्वपूर्ण सरदार उनकी हत्या कर दी गई। तो बलबन ने सुल्तान के पद को जो है उसकी जो है सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अपने राजत्व के इसने कुछ सिद्धांत बनाए, और उसके द्वारा ये कहा गया कि जो सुल्तान का पद है वो एक तरीके से जो है इसने कहा कि जो सुल्तान है वो का पद जो है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया होता है। मतलब इसके द्वारा आप सुल्तान को एक तरीके से अमीरों से अलग दिखाने के लिए साधारण जो जनता है उसके मन में जो है एक सुल्तान के प्रति श्रद्धा और एक आदर का भाव पैदा करने के लिए इसके द्वारा ये सिद्धांत जो है अपने राजत्व का सिद्धांत जो उसने दिया, इसमें एक आ गया कि सुल्तान का पद जो है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया होता है, और सुल्तान का जो है वो निरंकुश होना आवश्यक है। मतलब सुल्तान जो है अपने आप में जो है एक तरीके से ये कहें कि शासन की जो सारी शक्ति जो होती है वो सुल्तान के हाथ में होती है, सुल्तान पर किसी का अंकुश नहीं होता है। सुल्तान जो भी निर्णय लेना चाहे वो ले सकता है, तो अर्थात सुल्तान जो है का निरंकुश होना आवश्यक है। साथ में ही तो बलबन ने ये कहा कि जो सुल्तान जो है वो ईश्वर, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो एक तरीके से इसने जो सुल्तान के पद को जो है एक तरीके से ईश्वर, एक तरीके से ये कहें कि ईश्वरी ये पद के समान इसके द्वारा जो है उसकी परिभाषित किया गया, और कहा कि जो सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसका जो स्थान है केवल पैगंबर के बाद है। तो इसने मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि जो राजत्व के सिद्धांत के माध्यम से अपने पद को जो है एक तरीके से ईश्वरीय जो है ईश्वरीय पद, ईश्वर द्वारा स्थापित पद के रूप में इसके द्वारा परिभाषित इसके द्वारा किया गया। साथ ही इसके द्वारा ये भी कहा गया कि जो सुल्तान को जो कार्य करने की और जो उसको जो शक्ति प्राप्त होती है वो ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में जो जनसाधारण है, जनता है और जो अमीर हैं, उसको उन लोगों को जो है सुल्तान के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। साथ ही इसने ये भी कहा कि जो राजा का जो हृदय है वो ईश्वरीय जो कृपा है उसका विशेष भंडार है और मानव जाति में कोई उसके समान नहीं है। तो इसने जितनी भी ये सारी अब जो अपने राजत्व सिद्धांत का जो निर्धारण कर रहा है उसमें यही सारी चीजें निकल के आती हैं कि सुल्तान का जो पद है वो जो है वो सबसे ऊपर है और ईश्वर के द्वारा वो प्रदान किया गया है। तो अब हम देखेंगे क्योंकि इसी के आधार पर जो उसने अपने राजत्व का सिद्धांत जो निर्धारित किया था और जो ऐसे सरदार जो है एक तरीके से जिन्होंने जो है बलबन की बातों को नहीं माना तो उनका जो है या जिन्होंने जो एक तरीके से जो है राज्य व्यवस्था थी वहां गड़बड़ी करने का प्रयास किया, उनका उसके द्वारा दमन किया गया। तो विशेष तौर पर जिसमें जो 40 दल था जो इल्तुतमिश के द्वारा जो अपने विशेष सरदारों का जो दल का गठन किया गया था और उन्हीं की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती थी जो है
सुल्तान को बनाने बिगाड़ने में, तो इसके द्वारा दमन किया गया। साथ में ही अगर देखा जाए कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी तो मंगोल आक्रमण जो है काफी हो रहे थे। तो मंगोल आक्रमण का मुकाबला करने के लिए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि हमने बताया था कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है एक स्थायी सेना का विचार रखा गया था। तो जो है बलबन के द्वारा एक सैन्य विभाग जो है की स्थापना की गई, और उस जो सैन्य विभाग को जो नाम दिया गया था वो दीवान ए अर्ज नाम दिया गया था। तो आगे भी हम देखेंगे कि जो विभिन्न जो सुल्तान हैं उनके द्वारा जो है अलग अलग विभागों की स्थापना की गई है। तो अगर बात करें जो सैन्य विभाग था वो दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज, उसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई। साथ ही बलबन ने जो है एक तरीके से अपने आप को जो एक तरीके से प्रतिष्ठित करने के लिए, सुल्तान को जो है उसके पद को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उसने अपने जो आपको जो है ईरान जो है एक तरीके से ईरान का जो एक तरीके से जो वंशज थे उनसे इसने अपने आप को जोड़ा। इसने कहा कि फिरदौसी के शाहनामा में जो अफरासियाब के जो वंशज हैं वो जो है उस वंश का है, और साथ में जो ईरानी के जो आदर्श थे उनको अपने साम्राज्य में इसके द्वारा उनको लागू किया गया। इसने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की जो है प्रथा को शुरू किया गया था। मतलब एक तरीके से झुकना, मतलब जो है जो सुल्तान था उसके सामने झुक करे जो एक तरीके से उसको जो एक तरीके से प्रणाम उसको करना पड़ता था, और सुल्तान के जो है कदमों को चूमना पड़ता था। तो जो ईरानी जो प्रथाएं थी जो है उसने उनको शुरू किया। ईरानी त्योहार जो नौरोज जो था उसको उसने अपने दरबार में जो है मनाना शुरू कर दिया। हम देखें कि अगर दो महत्वपूर्ण जो है साहित्यकार और इतिहासकार और कवि के तौर पर रहे हैं, जिनमें अमीर खुसरो जिनको भारत का जो है तूतियाए हिंद कहा जाता है, साथ में अमीर हसन सिद्दी जिनका नाम था पूरा अमीर हसन सिद्दी। तो इन्होंने अपने जो साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत करी थी वो बलबन का जो पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उसके शासनकाल में इनके द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन शहजादा मोहम्मद जो है एक मंगोल आक्रमण की सुरक्षा करते हुए मारा गया था। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है इनके द्वारा अपने जो साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत की गई वो शहजादा मोहम्मद के समय पर शुरू की गई थी। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र जो है कैकुबाद जो है शासक बना। तो बलबन चूंकि ईरान से इसने अपने आप को जो है अपने आप को ईरान से इसने जोड़ा था, तो इसने जो अपने पौत्रों के जो नाम वो निर्धारित किए थे वो जो ईरान की परंपरा में जो नाम रखे जाते थे उसके आधार पर इसने निर्धारित किया। तो उसने अपने जो पौत्र थे कैकुबाद, ये ईरान की परंपरा के अनुसार नाम है। अगर हम बात करें कैकुबाद और कैखुसरव, दो नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कैकुबाद और कैखुसरव, ये दोनों ईरान एक परंपरा के अनुसार नाम है। तो बलबन के द्वारा कैकुबाद को अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो है जो है कैखुसरव को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। लेकिन जो दिल्ली के कोतवाल थे उसके द्वारा जो है एक षड्यंत्र करके जो है कैखुसरव को जो है राजधानी से बाहर भेज दिया और कैकुबाद को उसने जो है सुल्तान बनाया। और जो कैकुबाद था वो बोगरा जो खां था, बलबन का जो पुत्र था, ये जो है उसका पुत्र था। तो एक तरीके से बलबन ने जो अपना उत्तराधिकारी जिसको नामित किया था उसको दिल्ली सल्तनत का जो है सुल्तान ना बनाकर जो है किसी दूसरे जो उसके दूसरे पुत्र को कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया। तो यहाँ पर एक तरीके से जो आखिर जो सम्राट जो है सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में, अगर हम बात करें जो है ये गुलाम वंश या ये कहें कि हम मामलुक वंश के अंतर्गत जो है वो कैकुबाद था। तो यहाँ जो गुलाम वंश यहाँ जो मामलुक वंश जो है यहाँ समाप्त हो जाता है, और उसके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश का जो शासन जो सुल्तान थे उनका जो शासन काल रहा है वो 1290 से और 1320 तक इनका शासन काल रहा है। तो विशेष तौर पर अगर हम देखें कि जो
बलबन के द्वारा जो राजनीतिक जो व्यवस्था स्थापित की गई थी और जो सुल्तान के प्रति जनता में और अमीरों में जो एक भय का माहौल, एक श्रद्धा का जो माहौल जो बनाया गया था, वो बलबन के साथ ही समाप्त हो गया था। तो ऐसी स्थिति में जो अमीर जो थे दरबार में, जो अमीरों के गुट थे, उनके बीच में जो है एक तरीके से जो षड्यंत्र की जो प्रक्रिया अभी तक चल रही थी, वो पुनः प्रारंभ हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो अमीरों के गुट का नेता, जिसका नाम जलालुद्दीन था, उसने कैकूबाद की हत्या कर दी और गद्दी पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद जो है दिल्ली जो सल्तनत है, उसमें एक वंश जो था, गुलाम वंश या जिसको मामलुक वंश कहा जाता है, उसका अंत हो गया। और उसके बाद एक नए वंश जो प्रारंभ होता है, वो है खिलजी वंश। तो जो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था, इसके द्वारा अभी तक जो नीतियां जो चलाई जा रही थी बलबन के शासनकाल में, जितनी भी नीतियां थी, उनको इसके द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। अगर हम बात करें जो है जो खिलजी के संबंध में बात करें, तो खिलजी भी जो है वो तुर्क शासक ही थे और इसके द्वारा जो है अपने विरोधियों के प्रति जो है एक तरीके से जो नीति अपनाई गई थी, एक तरीके से ये ऐसा पहला शासक था जिसकी जो नीतियां थी वो विरोधियों को संतुष्ट करने की नीति थी। साथ में अगर हम इसकी जो अन्य बात करें कि ये पहला जो है एक तरीके से जो खिलजी जो शासक थे, इसके शासन काल में ही जो है दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किया गया था। और जो आक्रमण था वो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर किया गया था। उससे पहले दिल्ली, अगर गुलाम वंश या मामलुक वंश के जो शासक थे, उनके द्वारा अपनी जो दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार किया गया था, उत्तरी भारत के क्षेत्र तक ही किया गया था। लेकिन जो मुसलमानों का जो पहला आक्रमण जो हुआ था दक्षिण भारत पर, वो है जलालुद्दीन के समय, वो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। और ये जो आक्रमण जो किया था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा था, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऐसी स्थिति में जब अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी को जीतने के बाद आता है और काफी सारा धन वहां से जो है लेके आता है, तो 1296 में जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को एक तरीके उससे मिलने और उसको जो देवगिरी आक्रमण की बधाई देने के लिए कड़ा जाता है। और वहां पर इसके भतीजे जो था जो अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद में जो शासक बनता है वो अलाउद्दीन खिलजी बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से और 1316 तक इसका शासन काल रहता है। और अभी तक जो दिल्ली सल्तनत के जो राज्य जो है एक तरीके से जो है जिनको विजित नहीं किया गया होता, एक तरीके तो साम्राज्यवादी जो युग का जो सूत्रपात होता है, राज्यों को जीतने की जो प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है, और इसको हम आगे भी देखेंगे, जो प्रक्रिया जो है तुगलक वंश के शासनकाल में भी जारी रहती है, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जारी रहती है। उसकी शुरुआत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से ही शुरुआत उसकी हो जाती है। और इसने एक तरीके से अपने युद्धों के माध्यम से दिल्ली सल्तनत का प्रभावी तरीके से विस्तार किया गया। तो सबसे पहला जो आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का, वो 1298 में था, जो शासक बनने के बाद। और जो प्रथम सैन्य अभियान था उसने गुजरात के विरुद्ध किया था। और गुजरात का जो शासक था उस समय राजपूत राजा कर्ण था। और इस अभियान में उसने कैम्बे से एक जो है मलिक काफूर को पकड़ा, जो मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था। तो और यही जो एक तरीके से ये कहें कि जो दक्षिण भारत की जो विजय थी अलाउद्दीन खिलजी की, उन दक्षिण भारत की जो विजयों को एक तरीके से साकार करने का जो सपना था अलाउद्दीन खिलजी का, उसको मलिक काफूर के द्वारा पूरा किया गया। ऐसे ही 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर की विजय की गई। उस समय वहां का शासक हमीर देव था। 1303 में जो है 1303 में चित्तौड़ की विजय की गई, जहाँ का शासक रतन सिंह था, जिस पर भी एक मूवी बनी थी और काफी एक विवाद की स्थिति भी रही थी यहाँ इसमें। तो 1303 में चित्तौड़ को जो है विजय किया गया और यहाँ का शासक रतन सिंह था। और अगर हम बात करें, जैसे कि बताया कि दक्षिण भारत पर जो पहला आक्रमण था जो है वो देवगिरी के शासक पर किया गया था। लेकिन अलाउद्दीन के समय जो दक्षिण भारत में जो पहला आक्रमण वो किया गया था, वो तेलंगाना पर किया गया था। तेलंगाना का शासक जो है उस समय जो है प्रतापरुद्र देव था। और जैसे कि हमने भी बताया कि जलालुद्दीन खिलजी के समय जो आक्रमण किया
गया था, प्रथम आक्रमण जो है वो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर किया गया था, और अलाउद्दीन के समय जो किया गया था वो तेलंगाना का शासक जो है वो रुद्रदेव था। अगर हम जो है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की बात करें, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी एक जो है साम्राज्यवादी शासक था, और इसका जो उद्देश्य था वो जो है क्षेत्रों को विजित करना था। तो इसके लिए जो एक तरीके से जो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक था। राजनीतिक अगर व्यवस्था की बात करें तो उसमें सुधार करना आवश्यक, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना आवश्यक था। तो उसके आधार पर ही जब तक आपके जो साम्राज्य है उसकी स्थितियां, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो और जो प्रशासनिक हो, उनमें अगर सुधार नहीं होता है तो जो आप एक विजय अभियान करना चाह रहे हैं, एक पूरे एक बहुत बड़े क्षेत्र पर आप राज्य करना चाह रहे हैं, वो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा प्रशासनिक सुधारों को लागू किया गया, और उसमें आर्थिक क्षेत्र में इसके द्वारा एक नए पद दीवाने रियासत की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जो था वो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना था। साथ में ही देखें कि अलाउद्दीन के समय में जो है जब अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पर बैठा, तब इसके शासन काल में जो है काफी विद्रोह हुए थे, और तो उन विद्रोह को इसके द्वारा दबाए रखने के लिए एक तरीके से गुप्तचर जो व्यवस्था थी उसको इसके द्वारा संगठित किया गया। मतलब इंटेलिजेंस की जो व्यवस्था थी, गुप्तचर जो व्यवस्था थी, उसको जो है संगठित किया गया, और उसका जो प्रमुख अधिकारी जो था वो था बरीद वो मालिक उसको कहा जाता था। साथ में ही इसने जो है एक तरीके से मंगोल आक्रमणों से जो सुरक्षित रखने के लिए अपनी जल्दी सल्तनत को तो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर एक तरीके से किलों की एक किले बनवाए थे, और उन किलों में जो है एक अनुभवी सेना नायकों को नियुक्त किया गया, जिनको जो है कोतवाल कहा गया। साथ में अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था वो एक केंद्रीय सेना का निर्माण करना था। जैसा कि हमने बताया था कि इल्तुतमिश ने भी जो है केंद्रीय सेना की बात कही थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको जो है एक तरीके से यहाँ उस सपने को यहाँ साकार किया है। इसके द्वारा सेना का केंद्रीकरण किया गया, और अभी तक जो सैनिक थे, जैसा कि हमने बात करी थी कि सैनिकों को जो है उनको जो है नगद वेतन उनको नहीं दिया जाता था। जैसे इल्तुतमिश के शासनकाल में सैनिकों को भूमि दे दी जाती थी, और भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था वो सैनिकों की आय होती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सैनिक होते थे उनको नगद वेतन दिया गया, उनको भूमि ना देकर इसके द्वारा जो सैनिक थे उनको नगद वेतन दिया गया। और साथ में ही जो सेना थी, जो सैनिक होते थे उनकी जो है सीधी भर्ती इसके द्वारा प्रारंभ की गई। अभी तक जो सेना में जो लोग भर्ती किए जाते थे, सैनिक जो भर्ती किए जाते थे, वो जो है अक्तादार जो होते थे उनके द्वारा भर्ती किए जाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को जो है वो संगठित किया और स्थायी सेना का गठन किया, और जो सैनिकों को जो भर्ती किया जाता था उनको स्थायी जो है उनको सीधी भर्ती इसके द्वारा की गई। साथ में सैनिकों को नगद वेतन इसके द्वारा देना प्रारंभ किया गया। अब हम बात करें, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य जो है एक तरीके से जो है साम्राज्य को विजित करना था, साथ में मंगोल आक्रमण से भी साम्राज्य की सुरक्षा करना था। तो ऐसी स्थिति में एक विशाल जो है सेना जो है रखना जो है साम्राज्य जो है एक तरीके से सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत की उसके लिए जो है एक खर्चे का काम था। और साथ में चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिकों को नगद वेतन भी दिया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो एक तरीके से जो सैनिक होते थे उस समय, एक जो घोड़सवार सैनिक होता था उसको जो है 235 जो है टका के आसपास उसको जो है वार्षिक धनराशि जो है दी जाती थी, नगद धनराशि उसको दी जाती। तो ऐसी स्थिति में अगर सामान्य वेतन भी दिया जाए तो जो है जो राजकोष जो था वो काफी जल्दी ही रिक्त खाली हो जाता। तो उस स्थिति में एक विशाल सेना को जो है बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन के द्वारा बाजार नियंत्रण की व्यवस्था जो है लागू की गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार था अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, जिसका वर्णन जो किया गया है वो जियाउद्दीन वर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया है। तो अगर विशेष तौर पर देखा जाए कि जो वर्णन मिलता है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में, वो जियाउद्दीन वर्नी की जो किताब है तारीख फिरोजशाही उसमें किया गया है। तो यहाँ जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण का जो विशेष उद्देश्य था वो राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिकों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना। जैसे कि हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अगर वर्तमान में हम जितने भी हमारे चाहे जो
जो सैन्य कर्मी हैं उनको जो है कैंटीन की व्यवस्था है। तो कैंटीन की जो व्यवस्था होती है वहां पर उनको जो है एक तरीके से जो जो चीजें बाजार में मिलती है, जो बाजारी दर पर मिलती है, उससे कुछ कम मूल्य पर उनको जो है चीजें उपलब्ध कराती है सरकार जो है। ऐसे ही अलाउद्दीन के द्वारा इस तरह की एक तरीके से कैंटीन की तो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके द्वारा जो बाजार में जो वस्तुएं होती थी उनके मूल्यों को जो है बाजार नियंत्रण के तहत उन वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित कर दिया गया था। तो हर वस्तु के मूल्य निर्धारित थे कि कोई भी व्यापारी या कोई भी जो है दुकानदार जो होगा वो उस मूल्य से अधिक जो है वस्तुएं नहीं बेच सकता था। तो विशेष तौर पर देखा जाए कि एक विशाल सेना रखने के लिए और उस विशाल सेना को जो है बनाए रखने के लिए उनको एक सामान्य वेतन पर जो एक विशाल सेना थी उनको जो है जो चीजें जो है एक तरीके से जीवन यापन की जो चीजें हैं वो उनको उपलब्ध हो सके। तो इसका विशेष उद्देश्य जो था बाजार नियंत्रण का वो यही था। तो राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिकों की जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा करना था। साथ में ही चूंकि अलाउद्दीन जो एक तरीके से हम देखें कि इसके द्वारा जो है भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया गया। अभी तक जितने भी जो शासक होते थे, जो है जितने भी जो सुल्तान हुए थे, उनके द्वारा भूमि की पैमाइश नहीं की गई। एक अनुमान के आधार पर जो है भूमि कर का निर्धारण कर दिया जो जाता था। लेकिन अलाउद्दीन ऐसा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने भूमि की पैमाइश कराई और उसके आधार पर लगान का निर्धारण किया। तो जो लगान का जो निर्धारण किया था वो विश्वा जो भूमि की पैमाइश है उसको एक मानक एक स्टैंडर्ड इसके द्वारा निर्धारित किया गया। जैसे कि हम लोग अभी देखें गांव में जो है एक खेत अगर कोई होता है जो एग्रीकल्चर लैंड होती है तो उसको मापने की इकाई जो है विश्वा भी होती है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो विश्वा जो पद्धति थी जो है एक तरीके से उसको जो है एक मानक इकाई माना गया। साथ में ही जो ऐसी जनता जो साम्राज्य की ऐसी जनता जो है एक तरीके से अकाल के समय उनको जो जनता थी, जो गरीब जनता थी और उनको अकाल या कोई जो है ऐसी परिस्थिति जो है प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उनको जो है एक तरीके से भोजन उपलब्ध कराने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरह राशनिंग जो है व्यवस्था लागू की गई। तो अगर हम वर्तमान में जैसे हम बात करें सरकार के द्वारा जो है सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है, पीडीएस जो सिस्टम है सरकार की, जो सरकारी सस्ते गल्ले की जो दुकानें होती हैं, तो जो एक तरीके उस टाइप की व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उस समय प्रारंभ की गई थी, राशनिंग की जो व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन ये जो व्यवस्था थी उसमें जो जनता थी जो उस समय उसको जो राशन जो दिया जाता था वो आपातकाल की स्थिति में ही दिया जाता था, या ये कहें कोई अकाल की व्यवस्था आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई उस स्थिति में ही दिया जाता। सामान्य रूप से जो है जनता को जो है अपने जो उपयोग की जो वस्तुएं थी, जो अपना जो खाद्यान्न था वो जो है बाजार से ही क्रय करना पड़ता था। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था, उसने जो है उपज के आधार पर तो जो है भूमि की पैमाइश के आधार पर तो उसने लगान का निर्धारण किया ही किया, लेकिन इसके द्वारा जो इसके समय में जो लगान की जो दर थी वो सबसे अधिक थी। इसने जो है अभी तक जो सामान्य जो शासक थे वो एक बटे जो कुल उपज का 1/3 भाग या ये कहें 1/3 भाग जो है लगान के रूप में वसूल करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने 50% जो है भूमि कर के रूप में जो लगान था एक तरीके से ये वसूला। और ये जो है जो कर लगान जो वसूल किया जाता था वो दोनों रूपों में लिया जा सकता था। अगर जो है वो किसान जो है वो नगद जो है तौर पर भी दे सकता था, या जो उसने अनाज जो पैदा किया है उसके आधार पर भी वो दे सकता था। अलाउद्दीन खिलजी जो एक तरीके से प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। अब हम और अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के कुछ जो है एक तरीके से अन्य उनकी अगर हम बात करें उसके द्वारा कुछ उसने जो है कुछ जो वस्तुओं की जब हम बात कर रहे थे, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात कर रहे थे, तो उसमें जो है हर वस्तुएं जो थी उनके रेट जो है एक तरीके से निर्धारित कर दिए थे और उस जो व्यवस्था को लागू किया गया था उसको जो एक तरीके से एक केंद्रीय नियंत्रण पूरी तौर पर वहाँ लागू किया गया था। और बाजार नियंत्रण में जो है उसकी जो एक तरीके से उसकी जो मॉनिटरिंग की जाती थी, उसकी देखरेख जो की जाती थी, वो जो अलाउद्दीन जो खिलजी था वो स्वयं ही उसकी जो है करता था।
साथ में देखा जाए कि जो अलाउद्दीन खिलजी के से जो प्रारंभिक काल में जो विद्रोह हुए थे, उन विद्रोह को जो है जो एक तरीके से दबा दिया गया था। और अभी और अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि जो जो विद्रोह हैं, जो अमीरों के द्वारा जो है किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा जो है जो जिले स्तर के जो छोटे अधिकारी थे, जो राजस्व वसूल करते थे, खूत मुकदम और जिनको चौधरी को जो बोला था, उनके अधिकारों को इसके द्वारा उनके अधिकारों को इसके द्वारा छीन लिया गया। साथ में ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ अन्य कर भी वसूल किए गए, जैसे कि जिनमें गड़ी नाम का एक कर था, जो मकानों पर लगाया जाता था, जिसको जो है वर्तमान में अगर हम देखा जाए जो है हाउस टैक्स जिसको बोलते हैं, नगर पालिका जिसको वसूल करती है। साथ में एक चरी कर भी था, जो जानवर, जो दुधारू जानवर होते थे, उनको उनकी जो सरकारी जो जमीनें होती थी, जो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो जमीनें होती थी, उन पर जब वो जो है वो चढ़ते थे, तो उन पर वो कर लगाया जाता था। तो ऐसे भी कर थे जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए। साथ में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अन्य अभी तक जो कर लिए जा रहे थे, जैसे जजिया कर लिया जाता था, गैर जो मुस्लिम जो जनता होती थी उस पर जजिया कर लगाया जाता था, वो भी जजिया कर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वसूल किया गया। साथ में एक जकात नामक एक अन्य कर भी होता था, जो है जो मुसलमानों पर लगाया जाता था। ये धार्मिक कर होता था, जो मुसलमान की जो एक आय होती थी, उनकी वार्षिक आय होती थी, उसका 40वां भाग जो है, ये कहें कि वो जो है एक तरीके से उनको देना पड़ता था। साथ में ही खुम्स एक कर होता था, जो लूट का माल, जो सेना जिस क्षेत्र में जाके युद्ध लड़ती थी, या सेना जो जिस क्षेत्र से जो है एक तरीके से मार्च करती थी, तो उन गांवों को जो है लूट लिया जाता था। या ये कहें कि जैसे हम बात करें गुजरात को विजय की, तो वहां पर गुजरात से जो चीजें लूटी गई थी, तो जो लूटा गया जो माल होता था उसको खुम्स कहा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर उस व्यवस्था को, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसको परिवर्तित कर दिया। इसके द्वारा जो लूट का जो माल होता था, उसका 1/5 भाग जो होता था वो राज्य का होता था, मतलब वो जो होता था वो सुल्तान का होता था, और 4/5 भाग जो होता था वो सैनिकों का होता था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस जो भाग को वो पलट दिया गया। इसके द्वारा कहा गया कि 4/5 भाग है वो राज्य का होगा, और 1/5 भाग जो है सैनिकों का होगा। और यही जो स्थिति जो इसी जो व्यवस्था को जो है बाद में बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी अपनाया गया। तो 2 चीजें यहाँ मैं क्लियर कर दूं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश से जो संबंधित है, उसके द्वारा एक तो जो है भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का जो है निर्धारण किया गया। साथ में जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो 50% जो कर जो लिया जाता था वो लिया गया, और साथ में ही जो खुम्स का जो लूट का जो माल होता था, उसमें 4/5 भाग जो है उसने जो है राज्य का निर्धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो शासक बनता है वो मुबारक शाह खिलजी जो है बनता है, और जो है ये 1316 से 1320 तक रहता है। तो इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, बस एक ही जो उपलब्धि है, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, और ये स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। जैसे कि हम बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए जो खलीफा थे, जो कि हमने खलीफा के संबंध में हमने चर्चा भी की थी, और मोहम्मद साहब की उनकी मृत्यु के बाद में जो है 4 खलीफा बने। तो खलीफा जो है इस समय तक एक तरीके से जो धार्मिक तौर पर जो है उसकी स्थिति हो गई थी। तो अपनी जो सल्तनत थी उसको एक वैधानिक आधार देने के लिए, चाहे वो इल्तुतमिश हो या बलबन रहा हो या अन्य जो शासक रहे थे, वो जो है एक तरीके से उनसे एक वैधानिक जो है उनसे प्राप्त करते थे, और उनके प्रति खलीफा के प्रति सम्मान जो है प्रदर्शित करते थे। लेकिन मुबारक शाह खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला जो है सुल्तान हुआ जिसने स्वयं को ही जो है खलीफा घोषित कर दिया। तो 1316 से 1320 तक जो है मुबारक शाह खिलजी रहा है, और ये जो खिलजी वंश का ये जो है अंतिम शासक था। उससे पहले हम जो है 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद जो है तुगलक वंश और जो है लोधी वंश, आपके 3
वंश है वो छोटे छोटे हैं और वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। सर एक बार स्टार्टिंग से स्लाइड शेयर